वोकेबलरी यानी शब्द भंडार का एक फॉर्म लेकर आए हैं जिसका नाम है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस, जैसे हिंदी में हम लोग मुहावरे बोलते हैं, ऐसे ही इंग्लिश में भी इडियम्स एंड फ्रेजेस का बहुत चलन है। अब चूंकि ये आपके एग्जाम में तो आना ही है, तो एग्जाम के लिए तो प्रिपेयर कर ही लीजिए, साथ ही साथ आप इसको अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश बोलना है किसी से, तो ये सारे इडियम्स ऐसे हैं, 20 इडियम्स मैंने लिए हैं, ये आप किसी के साथ बातचीत में भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको इसका मीनिंग भी बताऊंगा और साथ साथ इसको यूज करना भी बताऊंगा, सेंटेंस में यूज कैसे करा जाए। शुड वी स्टार्ट? रेडी? गुड। देखिए फर्स्ट है अ फाउल प्ले। द फर्स्ट इडियम इज अ फाउल प्ले। फाउल प्ले का मतलब होता है बेईमानी करना, कोई ऐसा काम करना जिसमें क्या शामिल हो? बेईमानी शामिल। तो इसको आप इंग्लिश में अगर इसका मीनिंग लिखोगे तो हो जाएगा टू बी डिसऑनेस्ट। क्या हो जाएगा बच्चों? टू बी डिसऑनेस्ट यानी बेईमान बन जाना या किसी से बेईमानी कर देना। टू बी डिसऑनेस्ट। इज दैट क्लियर और नॉट? आप इसका हिंदी मीनिंग भी लिखते जाइए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसका मतलब हिंदी में होता है बेईमानी करना। मैं हिंदी मीनिंग बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, आप अपना लिखना चाहे तो लिख लें, लेकिन मैं इंग्लिश मीनिंग जरूर लिखूंगा। सेकेंड है देखिएगा कॉल नेम्स। अब इडियम्स देख के ऐसा लग रहा होगा कि किसी का नाम पुकारना। कॉल का मतलब क्या होता है? पुकारना। नेम का मतलब क्या होता है? नाम। तो मीनिंग निकलकर कुछ ऐसा आ रहा है कि किसी का नाम पुकारना। तो क्या इसका मीनिंग यही है? बिल्कुल नहीं है। कॉल नेम का मतलब होता है किसी को गालियां देना। टू अब्यूज समबडी। क्या मतलब होता है बच्चों इसका? टू अब्यूज समबडी यानी कि किसी को गालियां देना। अब इसका मैं सेंटेंस में यूज भी आपको बताता चलो साथ साथ। कॉल नेम्स। इट इज नॉट गुड टू कॉल नेम्स योर फ्रेंड्स। मतलब ये अच्छी बात नहीं है अपने दोस्तों को गालियां देना। या यूं भी कह सकते हैं कि इट इज नॉट गुड टू कॉल नेम्स टू अदर्स, यानी दूसरों को गालियां देना भी अच्छी बात नहीं। थर्ड देखिएगा अ बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग का मतलब क्या होता है? जलता हुआ। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? सवाल। तो यहां पर जलता हुआ सवाल का मतलब क्या निकल कर आ रहा है जानते हैं बच्चों? बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है एक ज्वलंत समस्या, एक ऐसी समस्या जिसका डिस्कशन चारों तरफ हो रहा है, जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, चारों तरफ एक डिस्कशन हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड अ बर्निंग क्वेश्चन। आप बोल सकते हो कि कश्मीर इशू इज ऑलवेज अ बर्निंग क्वेश्चन इन आवर मीडिया। हमारी मीडिया में हमेशा ये बर्निंग क्वेश्चन की तरह, ज्वलंत समस्या की तरह उठाया जाता रहा है। इसका मतलब होगा अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू यानी एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा ज्वलंत समस्या जिसको हम बार बार डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा अ फूल्स पैराडाइज। अ फूल्स पैराडाइज, फूल कहते हैं बेवकूफ को, पैराडाइज कहते हैं स्वर्ग को। तो बेवकूफों का स्वर्ग कैसा होता है? यानी ऐसा व्यक्ति जो बैठे बैठे क्या कर रहा है? झूठे सपने देखे जा रहा है। जो बैठे बैठे क्या कर रहा है? मतलब जिसमें सच्चाई कुछ भी नहीं, उसने अपना स्वर्ग अपने सपनों में बना रखा है। अ फूल्स पैराडाइज। मान लो कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता बिल्कुल, लेकिन ड्रीम उसने बहुत अच्छे दिए हुए हैं, कलेक्टर बनना चाहता है, तो कई बार टीचर उसको समझाने के लिए डांटते हैं, वो क्या कहता है? इट इज नॉट गुड टू हैव अ फूल्स पैराडाइज इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। अगर परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हो, अगर आप अच्छे से स्टडी नहीं कर रहे हो, तो ये सिर्फ तुम्हारे सपनों तक सीमित रहेगा जो स्वर्ग तुमने सजा रखा है अपने सपनों में। इज दैट क्लियर और नॉट? तो लिखेंगे अ फॉल्स ड्रीम। अ फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या होता है? झूठे ख्वाब देखना, झूठे सपने देखना। नेक्स्ट देखिएगा अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब बच्चों क्या होता है? अचानक कोई आपके ऊपर आफत आ जाना, कोई ऐसी आपदा आ जाना, कोई विपदा आ जाना, कोई घटना आपके साथ घट जाना जिससे आप उभर ना पाए। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। आप बोल सकते हो कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स met with an accident yesterday and it happened just a bolt from the blue। यानी उसके साथ ये घटना एकदम आकस्मिक घट गई, अचानक घट गई। वो कल रास्ते में जा रहा था तो उसकी गाड़ी का क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। यू कैन से दिस इंसिडेंट जस्ट एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसका मतलब यह हुआ अ डिजास्टर। अ डिजास्टर का मतलब एक ऐसी आपदा, एक ऐसी विपदा, एक ऐसी परेशानी, एक ऐसी मुसीबत जो एकदम अचानक सामने आ गई हो आपके। यू वर नॉट प्रिपेयर फॉर दैट प्रॉब्लम। आप उस समस्या के लिए तैयार नहीं है। A far cry. A far cry. What is the meaning of a far cry? Trusting on those people is just a far cry. ऐसे लोगों पे यकीन करना बेकार है।
फार क्राई का मतलब क्या होता है? यूजलेस, बेकार, फार क्राई। इज दैट क्लियर नॉट? ट्रस्टिंग दिस मैन इज अ फार क्राई, ट्रस्टिंग दिस गवर्नमेंट इज अ फार क्राई। ऐसी सरकार पर विश्वास करना क्या है? बेकार है। ट्रस्टिंग सच पीपल इज अ फार क्राई, ऐसे लोगों पर विश्वास करना बेकार है। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब होता है यूजलेस, इट मीन्स यूजलेस यानी बेकार। टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है टू बीट समबडी मर्सीलेसली, किसी को बुरी तरह से, निर्दयता से पीटना। अब इसमें ब्लैक आया है, ब्लू आया है। अब ब्लैक और ब्लू कलर से आप कुछ अंदाजा लगा पा रहे हो इसका मीनिंग ये निकल सकता है? नहीं। आप क्या अंदाजा लगा रहे हो आई डोंट नो, लेकिन यहां पर आपको याद रखना है कि जब भी ये इडियम आएगा टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, तो आपका ये मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि बुरी तरह से पीटा जाना। द पुलिस बीट ब्लैक एंड ब्लू टू द क्रिमिनल्स, पुलिस ने अपराधियों को निर्दयता पूर्वक बुरी तरह से पीटा। क्लियर और नॉट? तो लिखेंगे टू बीट मर्सीलेसली, टू बीट मर्सीलेसली। बच्चों मर्सीलेसली का मतलब क्या हुआ? निर्दयता पूर्वक, जिसमें आपने अपने मन में दया ना रखी, आपने बिल्कुल भी दया नहीं रखी। क्राई फॉर द मून, बच्चे जिद करते हैं, बच्चों को टॉयज चाहिए होते हैं, चीज खाने को चाहिए होती है, जिद करते हैं ना। कभी कभी चांद के लिए भी जिद कर देते हैं, क्या चांद मिल जाता है बच्चों को? तो ऐसी जिद करना जो आपकी पूरी ना हो सके, ऐसे काम के पीछे पड़ जाना जो आपका फुलफिल ना हो सके, तो उसको क्या बोलते हैं? क्राई फॉर द मून, यानी व्यर्थ के कार्य के पीछे पड़ जाना, ऐसे काम के पीछे लग जाना जो पूरा ना हो सके। तो लिखेंगे नॉट पॉसिबल टू फुलफिल, लिख लीजिएगा नॉट पॉसिबल टू फुलफिल, यानी जिसको पूरा ना किया जा सके, जिसको फुलफिल ना किया जा सके। नेक्स्ट देखिएगा नंबर 9, टू बरी द हैशेट। बच्चों हैशेट वाला किसको कहते हैं? एक्स देखिए, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी का ही दूसरा नाम हैशेट होता है। और बरी का मतलब होता है, हालांकि इसका सही प्रोनाउंसिएशन बैरी होता है, टू बैरी द हैशेट। इसका मतलब होता है कुल्हाड़ी को जो आपने किसी से लड़ने के लिए, किसी को मारने के लिए रखी हुई है घर में, उसको जमीन में गड्ढा खोदो और उसको दफना दो। तो दफनाने से क्या होगा? आपकी लड़ाई खत्म मान ली जाएगी, भैया आपका लड़ने का मन नहीं है। तो बरी द हैशेट का मतलब होता है झगड़ा समाप्त कर देना, टू स्टॉप द क्वेरल। क्लियर और नॉट? गॉट इट? टू स्टॉप द क्वेरल, झगड़ा समाप्त कर देना। आप बोल सकते हो कि दीज टू मेन बैरी द हैशेट नाउ, अब इन्होंने आपसी झगड़े को समाप्त कर दिया, जो बरसों से झगड़ा चला आ रहा था, नाउ इट हैज बीन ओवर। लिखेंगे टू स्टॉप द क्वेरल, टू स्टॉप द क्वेरल। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों नंबर 10, टॉल टॉक। नंबर 10 क्या है? टॉल। टॉल का मतलब क्या होता है? लंबा, ऊंचा। और टॉक का मतलब क्या होता है? बात करना, लंबी लंबी बातें करना, ऊंची ऊंची बातें करना। कहता नहीं है अब आज तुम्हारे पास 4 पैसे क्या आ गए, तुम्हें तो बड़ी ऊंची ऊंची बातें आ गई, बड़ी तुम लंबी लंबी डींगे हाँकने लग गए, शेख ही बगाड़ने लग गए। होते हैं कुछ लोग ऐसे, जब जेब में पैसे नहीं है तब तो वो बहुत नॉर्मली आपसे मिलेंगे, पर जब उनकी जेब में 200, 500, 100,000 रुपए आ गए तब क्या करते हैं? आपसे कहते हैं यार हम तो पिज्जा यहाँ पे खाते नहीं घूमर गाँव का, हम तो वहां जाते हैं मेरे खाने, बटर ब्रदर्स, वहां का अच्छा होता है, चिकन सूप भी वहीं का अच्छा होता है। तो लंबी लंबी बातें हैं कि नहीं है? तो ये क्या कहलाता है? टॉल टॉक, लंबी लंबी बातें करना। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं टू ब्रैग, या ब्रैगिंग भी कह सकते हो आप इसको। ब्रैगिंग का मतलब भी क्या होता है? शेखी बगाना, ऊंची ऊंची बातें करना, लंबी चौड़ी हाँकना, इसको क्या कहते हैं बच्चों? ब्रैगिंग। अब देखिए नंबर 11, टू पॉकेट एन इंसल्ट। टू पॉकेट एन इंसल्ट, इसका मतलब होता है बेइज्जती सहना, अपमान सहन करना। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं, हमारे सामने आके कुछ ऐसा बोलते हैं चाह के बीच में जिससे आपको शर्मिंदगी हो जाए। टू पॉकेट एन इंसल्ट, तो आप बोल सकते हो कि उसको 4 के बीच में बेइज्जती सहनी पड़ गई, अपमान सहन करना पड़ गया, तो आप बोलेंगे ही हैड टू पॉकेट एन इंसल्ट बिफोर मैनी पीपल। कई लोगों के सामने उसको अपना अपमान सहन करना पड़ गया। टू पॉकेट एन इंसल्ट, इसका मतलब टू बेयर एन इंसल्ट,
टू बियर एन इंसल्ट का मतलब भी वही होता है जो टू पॉकेट एन इंसल्ट का होता है, अपमान सहन करना, बेइज्जती सहना। नेक्स्ट इज टू कट अ सॉरी फिगर। पहले सुना ये वाला इडियम, पहली बार सुन रहा हूं, पहली बार सुन रहा हूं। टू कट अ सॉरी फिगर, इसका मतलब होता है टू बी एम्बैरेस्ड, शर्मिंदा होना। क्या मतलब होता है बच्चों इसका? टू बी एम्बैरेस्ड। बच्चों इसका मीनिंग मैं आपको इंग्लिश में इसलिए दिखाता हूं क्योंकि एग्जाम में आपको मीनिंग इंग्लिश में ही लिखना है, और इंग्लिश में लिखने का मीनिंग एक फायदा और भी होता है कि हमारी जो वोकैबुलरी होती है वो क्या होती है, इनहेंस हो जाती है, एनरिच हो जाती है, बढ़ जाती है, और हमें और नए वर्ड्स इंग्लिश के पता चल जाते हैं। तो कभी भी मीनिंग्स को हिंदी में लिखने पर फोकस मत करिएगा, हिंदी में लिखिए ताकि आपको समझ आपकी बढ़ जाए, दैट्स गुड। लेकिन मीनिंग को लिखने की प्रैक्टिस करिए, समझने की प्रैक्टिस करिए, इंग्लिश टू इंग्लिश। भाई सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे क्यों थोड़े होशियार होते हैं, ज्यादा उनकी इंग्लिश अच्छी होती है क्योंकि उनको सारे मीनिंग इंग्लिश टू इंग्लिश ही लिखाए जाते हैं, ये रीजन होता है। सो टू कट अ सॉरी फिगर, शर्मिंदा होना, इसको सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे बच्चों? टू कट अ सॉरी फिगर हम बोल सकते हैं कि व्हेन आई कॉल्ड रोहित ऑन द स्टेज टू स्पीक समथिंग, ही कुड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड देयर एंड ही हैड टू कट अ सॉरी फिगर। जब रोहित को मैंने मंच पर बुलाया कुछ बोलने के लिए तो वो एक भी शब्द नहीं बोल पाया, जिससे उसको किसका सामना करना पड़ा? शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। वो सबके सामने क्या हो गया? शर्मिंदा हो गया। तो वहां पे बोलेंगे ही हैड टू कट अ सॉरी फिगर। टू पिक होल्स, पिक का मतलब होता है चुनना, होल्स का मतलब होता है छेद। अब किसी की कमीज में, किसी के कोट में तुम उसको बार बार दिखाओगे तो तुम्हारे यहाँ पे होल है, देखो तुम्हारे यहाँ पर होल है, तो इसका मतलब आप उसे क्या कर रहे हो? उसकी कमियां निकाल रहे हो, उसके दोष ढूंढ रहे हो। इज इट गुड? क्या ये अच्छी बात होती है? अगर किसी की कमीज में होल है, कोट में होल है, तो क्या आप बताना चाहिए कि आपकी कमीज में होल है? इससे आप उसको क्या कर रहे हो? शर्मिंदा कर रहे हो, उसकी कमियां निकाल रहे हो, उसके दोष खोज रहे हो। तो आप ऐसे इसको यूज कर सकते हो। इसका मतलब होता है टू, आप देखो दोष खोजना या कमियां निकालना, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? टू फाइंड फॉल्ट्स, टू फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स, दूसरों में दोष खोजते रहना, दूसरों में कमियां निकालते रहना। तो आप ऐसे यूज कर सकते हो कि आई डोंट लाइक अमित बिकॉज ही ऑलवेज पिक होल्स इन माई कोट। मैं अमित को पसंद नहीं करता क्योंकि वो हमेशा क्या काम करता रहता है? कमियां निकालता रहता है, वो हमेशा कमियां निकालता रहता है। गिफ्ट ऑफ गैप, गिफ्ट ऑफ गैप, गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब होता है बोलने की कला होना। आपने देखा होगा कुछ लोगों से आप मिलते होंगे तो आप उनकी बातचीत से बड़े प्रभावित हो जाते होंगे। आपको लगता है यार ये बंदा तो कितना अच्छा बोलता है, इसकी देखो आवाज भी अच्छी है, इसके बोलने का तरीका भी अच्छा है, इसके पास अच्छे वर्ड्स भी हैं, काश मैं भी ऐसे बोल पाता इसकी तरह। ऐसे लोग मिलते होंगे आपको, ऐसे आपकी लाइफ में कई लोग ऐसे आते होंगे। तो क्या बोलते हैं? ही हैज अ गिफ्ट ऑफ गैप, हाउ नाइस स्पीकर ही इज, कितना अच्छा बोलता है बंदा, ही हैज अ गिफ्ट ऑफ गैप, यानी इसके अंदर बोलने की कला। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहां पे इसको मीनिंग में लिखेंगे टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। क्या लिखेंगे बच्चों? टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। नेक्स्ट है निप इन द वर्ड, निप इन द वर्ड, यानी कि किसी चीज को शुरुआत में ही खत्म कर देना, किसी चीज को शुरुआत में ही खत्म कर देना। मीनिंग हो जाएगा फिनिश फ्रॉम द बिगिनिंग, फिनिश फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी शुरुआत में ही चीजों को खत्म कर देना। जैसे बुरी आदतें होती हैं जिसको हम बोलते हैं एविल हैबिट्स, तो इसको सेंटेंस में आप ऐसे यूज कर सकते हो कि एविल हैबिट्स मस्ट बी निप इन द वर्ड, बुरी आदतों को शुरुआत में ही खत्म कर। अब जैसे आप लोगों की एज है, किसी एज में किसी लड़के को जो है स्मोकिंग की लत लग जाती है गलत संगत में पढ़ने के बाद, तो आप बोल सकते हो कि स्मोकिंग मस्ट बी निप इन द वर्ड, यानी धूम्रपान को शुरू में ही खत्म कर दो। अ लेम एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है बच्चों? झूठा बहाना बनाना। जैसे आप टीचर के पास आओ, मेरे ही पास आओ, आप मुझसे बोलो सर आई वांट टू गो होम, मैं पूछूंगा व्हाई, क्यों घर जाना चाहते हो? आप बोलोगे देयर इज एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क देयर, तो माय मदर कॉल मी एंड दैट इज व्हाई आई एम गोइंग, मां की कॉल आई मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा आपसे आई नो यू वेरी वेल, इट इज जस्ट अ लेम एक्सक्यूज, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं, झूठा बहाना बना रहा हूं। अ लेम एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है बच्चों? झूठा बहाना बनाना, अ फॉल्स प्रिटेंशन, अ फॉल्स प्रिटेंशन का मतलब होता है झूठा बहाना बनाना। नेक्स्ट है बच्चों अ हरक्यूलियन टास्क, अ हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है बहुत मेहनत भरा कार्य, ऐसा कार्य जो लगभग इम्पॉसिबल हो, बहुत डिफिकल्ट हो। तो आप लिख सकते हो अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बहुत मुश्किल हो। जैसे मैं आपको बोलूं क्लाइंबिंग ऑन एवरेस्ट इज अ हरक्यूलियन टास्क, एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ना एक कठिन कार्य। इज इट ट्रू और नॉट? ये तो बात सच है बिल्कुल।
तो लिखेंगे अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना काम निकालना। कई बार हम लोग अपना काम निकालने के लिए दूसरों की जी उजूरी करने लगते हैं, है ना, उसको खुश करने लगते हैं, खुशामद करने लगते हैं। तो क्या बोलते हैं, वाई शुड आई टॉक टू हिम, वाई शुड आई गो टू हिम, आई हैव नो एक्स टू ग्राइंड। मैं उससे क्यों बात करूं, मैं उसके पास क्यों जाऊं, मेरा तो कोई स्वार्थ ही नहीं है, मेरी उससे कोई बात खिलगी हुई थोड़ी है मैं उसके पास जाऊं। तो आई हैव नो एक्स टू ग्राइंड, सो वाई शुड आई गो देयर, मैं उसके पास क्यों जाऊं। इसका मतलब होता है टू बी सेल्फिश, स्वार्थ सिद्ध करना। एट सिक्सेस एंड सेवेंस, हिंदी में कहते हैं तितर बितर होना। When I entered my room, I found each and everything sixes and sevens. जब मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने चीजों को बिखरा हुआ पाया, तितर बितर अवस्था में पाया। तो लिख सकते हैं आप सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब टू बी स्कैटर्ड, टू बी स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ पाना। एक दूसरा वर्ड इसका होता है हेल्टर स्केल्टर, उसका मतलब भी यही होता है बिखरा हुआ, फैला हुआ, अव्यवस्थित रूप से। तो आप उसको ऐसे यूज कर सकते हो, व्हेन आई एंटर्ड माय बेडरूम आई फाउंड ईच एंड एवरीथिंग हेल्टर स्केल्टर। क्लियर होगा, वो भी वर्ड आता है आपके एग्जाम में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी लास्ट बट नॉट द लीस्ट का मतलब ये होगा कि इस सीरीज का अंतिम हो सकता है, लेकिन अंतिम होने का कारण ये नहीं है कि इसकी महत्व इसका कम हो, इसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं है, ये भी बाकियों की तरह इंपॉर्टेंट है। इन ब्लैक एंड व्हाइट, अभी आपने पढ़ा था ब्लैक एंड ब्लू, अब क्या आ गया इसमें मीडियम में इन ब्लैक एंड व्हाइट। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को लिखित रूप में देना, राइटिंग में देना। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है बच्चों, इन राइटिंग, इन राइटिंग। आप बोलेंगे आई वॉन्ट योर एप्लीकेशन इन ब्लैक एंड व्हाइट, आई वॉन्ट समथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, यानी मुझे जो है ये आपका प्रार्थना पत्र किसमें चाहिए, लिखित में चाहिए, कागज पे चाहिए, पेपर पे चाहिए, इन ब्लैक एंड व्हाइट। द पुलिस डिमांडेड द कंप्लेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट, पुलिस ने मांग की कि मुझे ये शिकायत किसमें चाहिए, लिखित में चाहिए। So that's all for today. These were the 20 most important idioms and phrases. Hopefully you enjoyed this class. See you tomorrow with a new topic. Thank you so much, guys.